नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के चैनल एग्जाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी CHSL परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम 17 मार्च 2023 को चौथी पाली में आयोजित किया गया था। तो हम अब अपना जो एग्ज़ाम है इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, या इसका जो भी हल है वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश ने भारत में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। यानी कि वो हैं यूक्रेन। यानी कि किसने जीता था यहाँ पर पदक? यूक्रेन ने जीता था। जॉर्जिया ने भी नहीं, भारत ने भी नहीं, यूक्रेन ने भी नहीं, आर्मीनिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पदक जीता था, तो यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। किसने? यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता था। जबकि हमारा देश भारत ने कांस्य जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। और अब आ जाती है जॉर्जिया देश ने स्वर्ण हो गया, रजत। अब उन्होंने जो जीता था वो है रजत पदक। यानी कि जो यूक्रेन था, इतनी आपदाओं के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद, इतने युद्ध के बाद भी ये जो देश है वो आज भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 ओलंपियाड में वो गोल्ड लेकर के जा रहा है। आप इनके जज्बे को देखिए। तो जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया मैंने आपको बताया रजत पदक जीता था, भारत ने कांस्य पदक जीता था और यूक्रेन ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था? वो कौन सा सफल भारतीय उद्योगपति था या हैं जिसने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की थी? बहुत ही सिंपल सी बात है कि रिलायंस के जो फाउंडर थे वो कौन थे। सिंपल सी बात है, ये प्रश्न इसी पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो ऑप्शंस में, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 धीरू भाई अंबानी, उत्तर भी यही है, धीरू भाई अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी। बस फर्क कितना है कि जो धीरू भाई अंबानी है वो संस्थापक हैं। कौन है वो? संस्थापक। इनका नाम ही काफी है। दूसरा, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी, वो ये दोनों ये कौन है? ये ग्रैंडसन है किसके? धीरू भाई अंबानी जी के। तो धीरू भाई अंबानी जी के 2 ग्रैंडसन, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। वहीं तीसरे हैं मुकेश अंबानी, ये उनके बड़े बेटे हैं जो मुकेश अंबानी हैं। तो इस तरीके से आप लेके चलिए कि धीरू भाई अंबानी वो संस्थापक माने जाते हैं किसके? रिलायंस इंडस्ट्री के। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो लेंस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंस के बारे में कौन से कथन सही हैं और या नहीं है। तो सही है में हम लोग देखते हैं कि जो लेंस होता है, कोई भी लेंस, जैसे कि हमारा उत्तल लेंस अगर हम लोग देख लें, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक। कैसी क्षमता होती है उसकी? धनात्मक। यानी कि जो उत्तल लेंस है उसकी जो क्षमता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो कैसी? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव में चली जाती है। वहीं इसी तरीके से दर्शाया जाता है इसको। और दूसरा जो हमारा है अवतल लेंस की क्षमता को, अवतल लेंस है उसकी क्षमता को हम लोग ऋणात्मक यानी माइनस के रूप में दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो जो कथन सही है वो चौथा ऑप्शन है, यानी 1 और 2 दोनों। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। इसी प्रकार से हम लोग अपना देखते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा है। अब प्रश्न नंबर जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 4, यानी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था? यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इन ऑप्शंस के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासन का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबरनामा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो ये बात पूछना चाहते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा? तो भैया अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। हालांकि अबुल फजल के हत्या के बाद
जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। वीर सिंह बुंदेला जो थे उन्होंने उसको मर्डर अपने गुर्गों को बेच के करवा दिया था। तो अबुल फजल की हत्या के बाद में जो अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा और आईने अकबरी के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इनके जो भाई फैजी थे उन्होंने इन दोनों ही ग्रंथों को अमली जमा पहनाया या इसको अंतिम रूप देने की कोशिश की थी। तो किसने अंतिम रूप देने की कोशिश की थी? अबुल फजल। ये जो अबुल फजल हैं इन्होंने लिखा है, किसको लिखा है इन्होंने? अकबरनामा को। तो अबुल फजल जो है उन्होंने अकबरनामा लिखा है। अब हम लोग देखते हैं टोडरमल। तो ये राजस्व अधिकारी थे। टोडरमल कौन थे? राजस्व अधिकारी या मंत्री, ठीक है। उसी तरीके से मियां तानसेन, मियां तानसेन कौन थे? दरबारी गायक। कौन थे ये? दरबारी गायक थे, संगीतज्ञ थे। उसी तरीके से हम लोग देखें तो राजा बीरबल। अब हम लोग देखते हैं राजा बीरबल। तो राजा बीरबल बादशाह अकबर के मुख्य सलाहकार और विदूषक थे। विदूषक आप जानते हैं, मस्खरे टाइप के लोग, जोक सुनाने वाले लोग और रस्सी का सांप बना देने वाले लोग। तो इस प्रकार से जो राजा बीरबल जो थे वो मुख्य सलाहकार थे और विदूषक थे। बाद में जो अकबर जो थे इन्होंने राजा का खिताब इनको दे रखा था। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा? तो वो व्यक्ति हैं अबुल फजल। यानी अबुल फजल ने अकबर के शासन का जो एक तरीके से इतिहास था, अकबरनामा, वो लिखा है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5, यानी कि MS Word 365 में नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, ALT+O, यानी कि जो है ये भी नहीं किया जाता, CTRL+O ये भी नहीं किया जाता, CTRL+N, यानी कि इसको हम क्लिक करेंगे MS Word 365 में नई फाइल को खोलने के लिए। तो इस प्रकार से अगर हमको कोई भी नई फाइल खोलनी है तो उसको खोलने के लिए हमको CTRL, यानी कि जो हमें अगर हम कोई नई फाइल खोलने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें जो CTRL+N है इसको टाइप करना ही पड़ेगा। ये एक तरीके से शॉर्टकट की है, जो शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट से हम लोग कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक जो अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के बारे में आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का जो विषय है 2022 का, वो क्या हो सकता है? तो 2022 का जो विषय है वो है हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। तो इस तरीके का ये जो एक स्लोगन बनाया एक तरीके से, या एक तरीके से यूं कह लें कि इसकी जो थीम है वो हमारे ग्रह में निवेश करें। अभी निवेश क्यों करें? हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अच्छी आजीविका के लिए, हमारे मेल जोल के लिए, हमारा एक जो कहते हैं ना कि लिबर्टी के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि हम मान के चल सकते हैं कि स्वतंत्रता, उन्मुक्तता, भाईचारा, इन सब चीज़ों के लिए आप इन्वेस्ट करें हमारे प्लेनेट के ऊपर, हमारे ग्रह के ऊपर। और ये जो स्लोगन था काफ़ी पॉपुलर स्लोगन हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, देश X के दिए गए उपभोग फलन पर, देश X के दिए गए उपभोग फलन पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो यानी कि C = 100 + 0.8y, यानी दिए गए समीकरण में स्वायत्त उपभोग A और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य क्या होगा? अगर हम लोग बात करें यहां पर A की, जो हमारे पास उपभोग है, यानी कि A की अगर हम बात करें तो A हमारा A हमारा क्या हो गया? 100 हो गया। क्या हो गया? 100 हो गया। A हमारा 100 हो गया। और उसी तरीके से अगर हम लोग MPC की बात करें, MPC, तो अगर हम लोग MPC की बात करें तो MPC हमारा यहां पर कितना बैठ रहा है बेटा? 0.8। कितना आ रहा है? 0.8, यानी कि A = 100 और MPC हमारा 0.8। तो इस तरीके से अगर हम लोग लेते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा ये ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? A = 100, MPC = 0.8, यानी कि जो आंसर है इसका वो नंबर 2 सही है। इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच ओपन
2022। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? 2000 फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि महिला एकल का जो खिताब है वो ईगा स्वितेक ने जीता था। या ईगा स्वितेक जो है, इन्होंने ये खिताब जीता था। ईगा स्वितेक ने कोको गॉफ को फाइनल मुकाबले में हराया था। यानी कि जो फाइनल मुकाबला था, जो ईगा स्वितेक जो थी, उनका जो मुकाबला था वो ईगा स्वितेक वर्सेस कोको गॉफ था। तो फ्रेंच ओपन की जो विनर रही ईगा स्वितेक, लेकिन उन्होंने जिनको हराया वो कोको गॉफ थी। अगला हमारा जो प्रश्न है, किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? तो किस संस्थान ने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? सबसे पहले आप ये बात देख लीजिए कि ये जो जारी की है, ये जो सूची जारी की है, ये सूची अगर देखें तो वो यूनेस्को ने जारी की है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को मूर्त रूप, यानी कि बिल्डिंग, मंदिर या कोई और पैलेसेस या कोई भी चीज़ है, इस तरीके की जो इमारतें हैं, जो ईंट पत्थरों के ढांचे हैं, निर्माण है, उनको ही प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उनको ही संरक्षण देने का काम करता था यूनेस्को। लेकिन यूनेस्को ने अपनी एक नई स्कीम चलाई है या नई योजना चलाई है, जिस योजना के तहत हम अमूर्त रूप का मतलब जो बिल्डिंग्स नहीं है, मॉन्यूमेंट्स नहीं है, या जो अपने किसी धातु रूप में भी नहीं है, तो ऐसी चीजों को उन्होंने शामिल किया है अमूर्त रूप। किसमें? अमूर्त धरोहर की सूचियों में। तो अमूर्त धरोहर है वो यूनेस्को ने शुरू किया था। इसमें उन्होंने 50 प्रतिष्ठित वस्त्र, अब क्योंकि अमूर्त धरोहर है भाई, कपड़े का भी पता नहीं है कि आज फैशन चल रहा है कल चला जाएगा, या इससे पहले जो भी चीज़ें चलती थी, जैसे कि महाराष्ट्र का पहनावा ले लीजिए, राजस्थान में इतने सारे जिले हैं, उन सब के अलग अलग पहनावे देख लीजिए आप पूरा कश्मीर से लेके लद्दाख ले जाएं, उत्तराखंड का पहनावा देख लीजिए, या अरुणाचल प्रदेश का जो पहनावा है उसको देख लीजिए, या केरला का पहनावा आप देख लीजिए। हर पहनावे के अंदर आपको वेरिएशन, वैरायटी और एक तरीके से कह लें कि स्वेच्छाचारिता, लोग जो चाहते हैं वो पहनते हैं, लोग जैसे रहना चाहते हैं वैसा वो पहनावा पहन रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि उनको ऐसे ही रहना है, ऐसा ही पहनना है। तो इस प्रकार से जो अमूर्त धरोहर है, उस सूची में उन्होंने 50 प्रतिष्ठित भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी। जो प्राचीन काल के लोग, जो मध्यकालीन के लोग, जो आधुनिक युग के लोग जिन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वो वस्त्र कहीं विलुप्त ना हो जाएं, वो तकनीक कहीं खो ना जाए, इसलिए उन सभी वस्त्रों को अमूर्त धरोहर के रूप में यूनेस्को ने पूरी तरीके से संरक्षित कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो क्या हुआ? 4। तो यूनेस्को है इसका आंसर। उसी प्रकार अगर हम देखें कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, यानी कि सिंपल सी बात है कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की ये दूरी पूछ रहे हैं। तो अगर मैं यहां रफली नक्शा बना दूं आपके लिए, ये देखिए, अब आप देखिए कि इसमें हमने यहाँ पर देखा, ये एक तरीके से मैंने ये नक्शा ये बनाने की कोशिश की है। अब आप देखिए नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया? साउथ हो गया। तो नॉर्थ टू साउथ, यानी कि इंदिरा कोल, अगर हम देखें, अगर ये दूरी है तो इंदिरा कोल से अगर लोग अगर नापें, और नीचे क्या है हमारा? कन्याकुमारी। ये क्या हो गया हमारा? कन्याकुमारी। ये हमारी कन्याकुमारी का रीजन हो गया। तो यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 3214। कितनी दूरी हो गई है? 3214। ये माना जाता है नॉर्थ टू साउथ। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम ऑप्शन कौन सा है हमारा?
ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आप देखिए 2914, किसी किताब में 2914 मिलती है तो किसी किताब में 2934 किलोमीटर मिलती है। ये थोड़ा सा वेरिएशन है, आप ये समझ लीजिए कि 2914 या 2934, अलग अलग किताबों का अलग अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन है वो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ हमारा ये हो गया और ईस्ट वेस्ट हमारा ये ऊपर वाला हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की अगर हम दूरी देखें तो वो 3214 किलोमीटर के करीब बैठती है। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर देखते हैं कि ये क्या है। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 11 है वो मांग का नियम कहता है डैश के बीच एक विपरीत संबंध है। जो मांग का नियम है वो क्या कहता है भैया? तो मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, तो जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, आप अंदाजा लगाएं। तो जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि ये एक तरीके सिंपल तौर पे, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, और सॉरी कीमत घट जाएगी। और जब हम लोग अगर ये मान के चलें, यहां पर देखिए किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, तो वस्तु की मांग और उसकी कीमत, जैसे कि आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि सोना है, अगर सोने को मैं 70,000 रुपए का 10 ग्राम कर दूं तो आप अंदाजा लगा लें उसकी डिमांड का क्या होगा, डिमांड घट जाएगी क्योंकि सोना 60,000 हो गया। लेकिन अगर यही सोने को मैं उठा करके 20,000 पर ले आऊं कि 20,000 का 10 ग्राम है, ये सिर्फ 4 घंटे के लिए है, तो आप यकीन नहीं करेंगे करोड़ों लोग खरीदने के लिए दौड़ने लगेंगे क्योंकि अब उसकी मांग बढ़ गई, उसके करोड़ों ग्राहक बढ़ गए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मांग, अगर मांग को हमें एक तरीके से बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मांग अगर वृद्धि करेंगे, अगर हमने मांग में वृद्धि कब आती है, कीमत कम होती है उसमें। उसी तरीके से मांग में कमी कब आती है, जब कीमत बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारा जो ऑप्शन है किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, तो मांग का जो नियम कहता है वो यही कहता है कि किसी वस्तु की जो मांग और उसकी कीमत है वो आपस में विपरीत संबंध बनाते हैं, विपरीत संबंध आपस में वो रखते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, ये 26/11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहे हैं कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय, यानी 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से कैसे सम्मानित किया गया था। तो अशोक चक्र से, किससे, अशोक चक्र से। तो और किस में किया गया था, 26/11 में। तो 26/11 का कौन सा हमला हुआ था, आतंकवादी, वही कसाब वाला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें अशोक चक्र दिया गया था वो थे हेमंत करकरे। हम लोग जब भी हेमंत करकरे के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो नीचे पुलिसमैन लिखा होता है, लेकिन हकीकत में वो एक कांस्टेबल नहीं थे हेमंत करकरे, वो आईपीएस थे। 1982 कैडर के वो आईपीएस थे और महाराष्ट्र आतंक निरोधी दस्ते के अध्यक्ष भी थे या प्रेसिडेंट भी थे। तो इस तरीके से आप मान के चलें कि ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं थे, ये एक अच्छी खासी एक शख्सियत थे जो जांबाजी के साथ जिन्होंने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया था और बाद में इस हमले में उनकी जान भी गई थी और वो शहीद हुए थे। और शहीद के बाद भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए अशोक चक्र प्रदान किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो सोनल मानसिंह आप सभी जानते होंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत। तो सोनल मानसिंह के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, सोनल मानसिंह के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर कि सोनल मानसिंह, ये आप देखिए सोनल मानसिंह, आप देखिए सोनल मानसिंह के बारे में बात हो रही है। तो सोनल मानसिंह, यहां देखिए आप, सोनल मानसिंह, इनके बारे में बोला जाता है कि किस नृत्य शैली से ये संबंधित हैं। तो ये शैली से संबंधित हैं भरतनाट्यम और ओडिसी। किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी। तो आप ये देख सकते हैं कि भरतनाट्यम और ओडिसी जो नृत्य हैं ये इसकी पारंगत एक नृत्यांगना है
और इनके बारे में कहा जाता है कि भारत सरकार ने पद्म भूषण और विभूषण दोनों इनको प्रदान किए हैं, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी। और साथ ही साथ ये राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं और इनको पद्म भूषण और विभूषण दोनों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये एक बड़ी शख्सियत मानी जाती हैं। और सोनल मानसिंह के बारे में जो बात की तो वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की बात हो रही है। अब हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा, देखिए किसकी, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के लगभग डैश प्रतिशत को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। और इसे क्या करते हैं, वो खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। तो प्रश्न आप देखिए, पारितंत्र में क्या क्या हो रहा है कि सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा है और वो कितना प्रतिशत सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। तो उत्तर मैं आपको बता दूं 3 पॉइंट, ये जो आपका ये क्वेश्चन ये 14 का है 3, यानी ऑप्शन जो हमारा 3 है वो सही है। यहां पर इन्होंने 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 3%, कितना, 1 से लेके 3% तक ये जो एक तरीके से जो सूर्य की जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको वो सोख लेते हैं और खाद्य ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। देखिए 1 से 3 के बीच में, इसीलिए आप देखिए कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी आप देखेंगे कि या जो फर्स्ट है 10 है या फिर 4 है 20 है, लेकिन आसपास का कुछ नहीं आपको दिख रहा है। तो साफ तौर पे 1 से लेके 3 तक का जो सूर्य का प्रकाश है उसकी जो ऊर्जा है वो इस प्रतिशत को सोख लेते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं या खाद्य ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? तो यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, आप देखिए यहां पर क्या है, आरंभिक अधिकारिता। तो आरंभिक अधिकारिता किसका, उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता की बात हो रही है यहां पर। तो ये किसके तहत आता है, अनुच्छेद 131 के तहत आता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार के मध्य में आने वाले किसी भी कानूनी मसले को सॉल्व किया जाता है। यानी कि जितने भी कानूनी जो मामले हैं राज्य और केंद्र के मध्य में जो आते हैं, यानी कि राज्य वर्सेस केंद्र, इनके कौन से मामले जो कानूनी मामले होते हैं, कौन से मामले, कानूनी मामले, तो इनके राज्य और केंद्र के जो कानूनी मामले होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, उनको निपटाने का काम किया जाता है 131 के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? तो भारतीय संविधान के 89वें संशोधन, देखिए आप 89वें संशोधन अधिनियम 2003, यहां पर क्लियर कर दिया है कि कौन सा पूछा जा रहा है, 3। आप भूल के भी 91, 92, 96 वाली बात पे मत चले जाना, यहां पर 2003 की बात पूछी जा रही है। निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की? तो भाई कौन से आयोग की स्थापना की? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो जो एसटी आयोग, जो हमारा जो कमीशन है, उसकी इन्होंने एक तरीके से स्थापना की। अब आप सोचिए कि एसटी आयोग की स्थापना की आवश्यकता पड़ी क्यों? क्योंकि पीड़ित और उपेक्षित जो वर्ग था, इनके जंगल लूटे जा रहे हैं, उनमें व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं, उनको बिल्डर और काफ़ी जो भूमाफिये हैं उन जंगलों को बेचने का काम कर रहे हैं। इनके पास शिक्षा नहीं है या शिक्षित हैं, इनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इनके पास आवास नहीं है, इनके पास किसी भी प्रकार के कोई भी कानूनी अधिकार जो मिलने चाहिए एक व्यक्ति को वो तक नहीं मिल पाए हैं। कई क्षेत्रों में तो साफ स्वच्छ जल तक नहीं पहुंच पाया है, बाकी बात को तो छोड़ दें। तो इस प्रकार से अगर उनके प्रति उत्पीड़न होता है, अगर उनके प्रति किसी भी प्रकार का अगर कोई केस चलता है, तो वो उसकी देखरेख अनुसूचित जनजाति आयोग ही करेगा। कौन करेगा? अनुसूचित जनजाति आयोग करेगा। और ये माना जाता है कि बाकायदा वो एक साफ गोई तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो इस काम को अमली जमा पहनाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के संबंध में 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सही है, यानी बाकी के तो गलत है। ये यही तो बात हो गई। तो गलत कैसे हैं? 74, आप देखिए इसका क्या होगा, 74.4%, ये हो गई, कितनी हो गई, 74.4 हो गई। वहीं पर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या का लिंगानुपात, भैया ये भी नहीं पूछा जाता है 1000 महिलाओं पे कौन गिनता कितने पुरुष, तो लिंगानुपात हमारा कैसे निकलता है, तो वो भी देख लीजिए आप। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, क्या हुआ, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि हमारा ये भी गलत हो गया, हमारा ये भी गलत हो गया। अब देखिए केरल का लिंगानुपात, तो कितना है भैया केरल का लिंगानुपात, 1084, कितना है, 1084। तो आप देखिए कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब आप देखिए कि ये तीनों जो ऑप्शन एक तरीके से गलत हो चुके हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर मानेंगे। फिर वो चाहे गुरुमुखी में बात करता हो, लिखता पढ़ता हो, या फिर कश्मीरी डोगरी, या फिर कन्नड़ मलयालम, या फिर तमिल तेलुगु, या जो भी है मराठी वगैरह में, हर भाषा, वो किसी भी भाषा में बोलता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा माना जाएगा, यानी साक्षर माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 18, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, कैसा, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 किस संगठन द्वारा निर्मित किया गया है? तो उन्नत हल्का कैसा है, ये उन्नत हल्का, आप देखिए इसको कि ये है, कैसा है ये, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर किस संगठन ने बनाया? तो किस संगठन ने बनाया, HAL ने। किसने बनाया, HAL ने बनाया था। तो आप देखिए कि HAL ने इसको बनाया था। हकीकत में आपको बताऊं कि उन्नत हल्के इस हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव। क्या है, ध्रुव। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है, हल्का है और माल और सैन्य सामग्री ढोने के, सैन्य सामग्री ढोने के काम आता है। किसके काम आता है, माल और सैन्य सामग्री ढोने के काम आता है। तो HAL जो कंपनी है उसने इस उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण किया है। अब जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? यानी कि जो तमिलनाडु में स्थित है, कहां पर स्थित है भाई, तमिलनाडु में, तो वो है शोर मंदिर। शोर मंदिर आप देखिए कि कोरोमंडल, कहां पर, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम, कहां पर, महाबलीपुरम में। ये जो मंदिर हैं ये शोर मंदिर कहलाते हैं। शोर मतलब समुद्र का किनारा, यानी कि शोर, जो शोर मंदिर हैं वो कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम की जो मंदिरों की एक श्रृंखला है, बहुत ही खूबसूरत मंदिरों की श्रृंखला है। ये अपने मंदिर निर्माण की प्रारंभिक कला का सबसे खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में स्थित है, तो वो शोर मंदिर है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ गया, ये आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, समझ में आया। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है पूछा है, उल्टा सीधा नहीं पूछा है। तो भैया इनमें से देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे मध्य उच्च भूमि। क्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1, मध्य उच्च भूमि। अब देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में,
अब मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के दक्षिण में। तो अब आप देखिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, हम लोग देखें प्रायद्वीपीय पठार, क्या देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक, उसके बाद तमिलनाडु, और इसके बाद फिर हम लोग लेते हैं केरला का भी ले लेते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो एरिया है, खासकर ये जो क्षेत्र है हमारे प्रायद्वीपीय पठार, वो इसके अंतर्गत आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। अब आप लोग देख लीजिए कि क्या नर्मदा नदी इनमें से किसी क्षेत्र में बहती है, नहीं बहती। क्यों नहीं बहती, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश से होती हुई सीधे ये महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ निकल जाती है, नीचे जाएगी तो महाराष्ट्र, और पश्चिम की ओर जाएगी तो सीधे गुजरात पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो नदी है वो किसी भी तरीके से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल के आसपास फटकती नहीं है। उसी तरह दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, विशाल गंगा का मैदान, गंगा और यमुना का दोआब। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन है इसमें ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, जुगाली करने वाले पशु, यानी कि रूमिनेंट की बात हो रही है यहां पर, जैसे मवेशियों में मौजूद जीवाणु, बैक्टीरिया सेल्यूलोज के पाचन में मदद करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि रुमेन यानी कि प्रथम आमाशय जो होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि अधिकतर जानवर, यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां सिंपल सी बात है, अधिकतर पशु सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते या पाते, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि अधिकतर जो पशु हैं वो सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते या पाते, जो भी है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसका पाचन, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए वो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। पहले खाते हैं, फिर वॉमिट करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं जब तक कि वो सलाइवा में पूरी तरीके से मिल नहीं जाता, तब तक नहीं लेते। अगर गाय या भैंस जुगाली नहीं कर रही, समझ जाओ कि बीमार है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो अधिकतर जो पशु हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ही जुगाली करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या था हमारा, रुमेन, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न नंबर 22 देखिए 22, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, NCSA द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर। तो पहला वेब ब्राउजर, ये देखिए आप, पहला वेब ब्राउजर मोज़ेक, कौन सा ये, मोज़ेक, किसने बनाया, 1993 में, किसने बनाया, NCSA ने, किसने बनाया, NCSA ने। तो NCSA ने 1993 में किसको बनाया, मोज़ेक को बनाया था। समझ में आ गया। तो ओपेरा, क्रोम, सफारी, ये सब बहुत बात की चीजें हैं, लेकिन 1993 में NCSA ने सबसे पहले मोज़ेक को ही विकसित किया था। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 यानी 23, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया डैश में चोरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी। यानी कि आखिर गांधी जी ने क्यों, महात्मा गांधी ने आखिर क्यों आंदोलन को स्थगित किया था। प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी ने आखिर ऐसा क्यों किया था कि ये जो आंदोलन था वो स्थगित करना पड़ा था। तो अब आप देखिए कि मैं बात कर रहा हूं 4 फरवरी की, किसकी, 4 फरवरी की। वो दिन था 4 फरवरी 1922 का, 4 फरवरी 1922 का दिन था। छोटे बूढ़े बच्चे सब आंदोलन में लाठी डंडे लेके चल रहे थे, क्योंकि सबको इतिहास में नाम लिखाना था। ये सारी भीड़ जो थी वो चल रही थी, लेकिन भीड़ किसी के वश में नहीं रहती। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का क्या काम। तो भीड़ जो चल रही थी, उस भीड़ में कुछ अति उत्साही युवक, कुछ बच्चे भी थे जो अपने साथ कुछ हानिकारक चीजें भी लेके चल रहे थे। फाइनली ये लोग एक थाने के सामने से गुजरे, तो जहां पर पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की,
इनको टोकने की कोशिश की। फाइनली इन लोगों ने पूरी तरीके से कहते हैं ना कि रिटेलिएट किया, उनको एक तरीके से प्रत्युत्तर दिया, और फिर इन लोगों ने क्या किया, धकेलते हुए उन पुलिस कांस्टेबल्स को थाने के अंदर ले गए, और थाने के अंदर ले जाकर के उन्होंने थाने के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी और थाने के जो कमरे थे उसको आग लगा दी। उस आग जो लगाई थी उसमें माना गया था कि 22 सिपाही, कितने, 22 सिपाही और 3 आम नागरिक मारे गए। कितने मारे गए? 22 सिपाही मारे गए, 3 आम नागरिक मारे गए, क्योंकि गोली भी चला दी होगी पुलिस ने। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जब देखा कि भैया मेरे द्वारा शुरू करा गया आंदोलन अब तो हिंसक हो गया है, तो इसलिए ये जो चौरी चौरा जो किसानों का जो एक भीड़ था, जो मॉब था, उसकी वजह से ये सारा का सारा जो आंदोलन था वो गांधी जी को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इस स्थगन से कई लोगों के मूड भी बिगड़ गए, चाहे उसमें हम सुभाष चंद्र बोस को ले लें या मोतीलाल नेहरू को भी ले लें। ये खैर लंबी बात है, कभी क्लास में समझाई जाएगी आपको। खैर अब अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, नासिक को भारत की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नासिक को भारत की, यानी नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? डैश लगा हुआ है उसमें। तो नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर ये प्रश्न है, तो वो है भैया वाइन। वाइन आप जानते ही होंगे, सुरा। क्या नाम है? सुरा। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो वाइन है, ये वाइन के बारे में माना जाता है कि वाइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सुरा कहते हैं। तो सुरा। लेकिन अब आप ताज्जुब करेंगे कि नासिक के अंदर जो वाइन बनती है उसका नाम सुरा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो वाइन है उसका नाम सुला है। क्या है? सुला। यानी कि वो सुरा नहीं करते, वो क्या लिखा है उन्होंने? सुला। शायद हो सकता है सुरा और सुला कुछ भाषाई आधार पे कुछ परिवर्तन आ रहा हो, भाषाई आधार पे कुछ चेंज हो रहा हो। तो वाइन जो सुरा है वो उन्होंने उसका जो पॉपुलर ब्रांड है, अगर कोई नासिक गया और सुला नहीं पी के आया तो फिर तो बेकार चीज हो गई कि आगरा आया और पेठा नहीं खा के गया, मथुरा गया पेड़ा नहीं खा के गया, पलवल गया मिल्क केक नहीं खा के आया। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो ये जो वाइन है सुरा, इसी को कुछ अपभ्रंश करके उन्होंने सुला नाम दे दिया और ये बन गया। यहां पर वाइट और रेड, यानी कि व्हाइट और रेड वाइन दोनों बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। कहां पर बनाई जाती हैं? नासिक। तो नासिक को हम वाइन कैपिटल के नाम पर मानते हैं। अगला और आखिरी हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम यानी जो थे हमारे 2022, निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? तो कौन सा खेल नहीं खेला गया था भैया? तो वो है तीरंदाजी। बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमारे यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है तीरंदाजी। लेकिन अब ये तीरंदाजी खेला क्यों नहीं गया? तो तीरंदाजी यहां पर इसलिए नहीं खेला गया क्योंकि 2010 से ही तीरंदाजी कहां से? कॉमनवेल्थ से आउट है। कॉमनवेल्थ खेल में शामिल नहीं है। समझ में आ गया बेटा? तो 2010 से तीरंदाजी कॉमनवेल्थ जो खेल हैं उनमें ये शामिल नहीं है, बिल्कुल भी शामिल नहीं है। लिहाजा ये भी हो सकता है। फिर दूसरी बात ये भी है कि आखिर 2022 में मेजबान जो था, मेजबान ने भी क्या बोल दिया कि भैया हमारे पास जो आर्चरी है आपका, वो उसके लिए हमारे पास कोई कोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है, और जो जगह भी है वो 200-250 किलोमीटर दूर है, तो लिहाजा हम ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो लिहाजा ये रीज़न भी रहा कि 2022 में तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। तो यहीं पर मैं अपना ये जो पेपर था हमारा SSC CHSL का, इसको मैं विराम दे रहा हूँ, इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे जो बताए हुए जो तथ्य हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी, या हो सकता है आपको पूरी तरह भी समझ में आ चुकी होंगी। तो अब ये जो मैं आपको अगला है, ये हमारी कुछ जो किताबें, बेस्ट बुक फॉर SSC CHSL टायर 1,
इन किताबों के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ये जो किताबें हैं, जो भी आप हमारी जो YouTube का जो हमारा चैनल है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो चैनल है, इस चैनल पर आप जो भी सामग्री देखते हैं, जो भी क्लास लेते हैं, जो भी पेपर सॉल्व करवाया जाता है या जो भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, वो सब हम एक किताब यानी एक पुस्तक के रूप में आपको मुहैया करवाते हैं। ये किताबें मेरे पास हैं, ये मैं आपको 2 किताबें दिखा रहा हूं। ये दोनों ही किताबों की शेप में आ चुकी हैं और ये जल्दी ही मार्केट में आपको उपलब्ध भी हो जाएंगी। हर किताब QR कोड से अटैच है, यानी कि हर किताब को QR कोड प्रदान किया गया है। जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तब आप अपना मनचाहा जो भी आप कंटेंट चाहते हैं उस कंटेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला ये जो हम जो देख रहे हैं SSC CHSL एक 10+2 जनरल अवेयरनेस 150 सॉल्व जो पेपर्स हैं, ये भी आपको किताब बहुत ही आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ इन किताबों के माध्यम से आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है, उसमें बहुत सुगमता आएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने मुकाम के करीब और करीब पहुँचते जाएंगे। तो मैं बस यहीं पर अपने जो हमारा लेक्चर है उसको मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।